टॉपिक है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में क्रॉप का, जिसका नाम है उड़द। क्या आप लोगों ने स्टूडेंट्स ब्लैक ग्राम का नाम सुना है? उड़द को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक ग्राम भी कहते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। यदि हम किसी भी फंक्शन वगैरह में जाते हैं, ठीक है, किसी के घर यदि कोई हमें बुलाता है तो क्या होता है? तो सर सबसे पहले, ठीक है, क्या दिया जाता है हमें? तो सर हमें उड़द से बनी चीज खिलाते हैं। बोले यस सर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खिलाते हैं क्या उड़द की दाल, उड़द के बड़े वगैरह? बोले यस, बिल्कुल खिलाए जाते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। मेहमान नवाजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उड़द की दाल। तो यहां से पेपर में पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है कि भैया बताइए उड़द का वनस्पतिक नाम क्या होगा। वनस्पतिक नाम, किसी भी पौधों के लिए वनस्पतिक नाम का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बॉटनिकल नेम। जी, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? जरा मैसेज करके बता दीजिए मुझे। जी, उड़द का बॉटनिकल नेम आपको बताना है। क्या होगा? नहीं मालूम? तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स, तो इसका नाम होता है बिगना मूंगो। सुना है क्या नाम आपने? बिगना मूंगो। जी, ऐसा कुछ सुना है नाम आपने, बिगना मूंगो? तो बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। ठीक है, ये नाम आप लोगों ने सुना हुआ है क्या, बिगना मूंगो? बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स ये बताइए इसका कुल कौन सा होगा? कुल मतलब ये किस परिवार में पैदा हुआ है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया हमारी जो उड़द है ये किस परिवार में पैदा हुई है, किस कुल से संबंध रखता है उड़द? और उड़द आपने देखा जरूर होगा, ऐसा कोई है नहीं जिसने उड़द ना देखा हो। ठीक है, यदि आप मार्केट भी गए होंगे तो आपने यदि वहां पर कुछ खाया पिया होगा, यदि बड़े वगैरह खाए हों, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीजें यदि आपने खाया हो, ठीक है, जो दाल वाली बनती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्लैक ग्राम का मार्केट में बहुत ज्यादा यूज है। जी, बताइए बच्चों। चलो, तो आपको दिखा देते हैं पहले, यदि जिनने नहीं देखा होगा किसी कारण से। तो क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये दाल देखा है? देखो, ये आपकी उड़द की दाल है, एक काली वाली और एक सफेद वाली। ठीक है, आपने देखा होगा मम्मियां लोग बुलवाती हैं कि भैया धुली वाली लेकर आना, बिना धुली वाली लेकर आना। ये शब्द सुना होगा आप लोगों ने, एक वो दाने वाली होती है और एक नॉर्मल होती प्लेन में। ठीक है, ये जो शब्द सुना होगा यदि आपको कभी मार्केट पहुंचा दिए होंगे घर वालों ने तो। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात। तो बताइए कौन से परिवार से? तो बोल सर ये क्या है? तो सर ये उड़द जो है ये है हमारी दाल। उड़द हमारी क्या है? तो सर उड़द हमारी है पल्स, ये दाल है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। कुल कौन सा होगा? तो सर इसका कुल होगा हमारा क्या, लेग्युमिनेसी। कौन सी कुल का सदस्य है ये? तो ये लेग्युमिनेसी परिवार का सदस्य है। बोले यस। लेग्युमिनेसी परिवार को और किस नाम से जाना जाता है? लेग्युमिनेसी परिवार को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट्स इसी को कहा जाता है फेवेसी या फवासी। फेवेसी या फवासी के नाम से इसे जाना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल। यदि हमसे पूछ लिया जाए तो आसानी से आप लोगों को यहां से क्वेश्चन जो है बन जाएगा।
दोनों एक ही मतलब है, फवैसी या फवासी का मतलब एक ही होता है। चलिए, अब यदि आप लोगों से पेपर में ये पूछ लिया जाए कि भैया बताइए इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, उत्पत्ति, तो आप सभी लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा जो है इसका खाना, ठीक है, पीना कहाँ है, कौन से देश में है? तो सर मेहमान नवाजी का आज भी जो तरीका है वो इंडिया ही में है ये, तो इसकी उत्पत्ति भी शुरुआत में कहाँ हुई होगी? स्वाभाविक सी बात है, उड़द जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है इसका, और इंडिया के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है, मान सम्मान की बात है उड़द के लिए। तो बोले यस सर बिल्कुल सही बात है। तो इसकी उत्पत्ति स्थान यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा, इसका ओरिजिन प्लेस क्या होगा, तो इसका उत्पत्ति स्थान है स्टूडेंट्स हमारा इंडिया, भारत इसका उत्पत्ति स्थान है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये उत्पत्ति स्थान हो गया। अब यदि आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए, गुणसूत्र पूछ लिया है। गुणसूत्र का मतलब होता है कि भैया इसमें जो नर और मादा पुष्प पाए जाएंगे, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा जी। गुणसूत्र यदि आपसे पूछ लिया जाए तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? गुणसूत्र मतलब होता है नर और मादा, नर और मादा, एक नर के लिए और एक मादा के लिए, इसलिए 2n शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नर और मादा की संख्या कितनी होगी बच्चों, बताओ? 2n इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स नर और मादा दोनों की संख्या मिला के होती है 2n इक्वल टू 22। ये क्या है, ये गुणसूत्रों की संख्या, जैसे इंसानों में भी होती है ना, इंसान में भी भैया लड़का होगा या लड़की होगा, किस पे डिपेंड करता है सर? गुणसूत्रों में। तो क्या इंसानों में 2n इक्वल टू 46 होता है, पढ़ा है आप लोगों ने? बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है नर और मादा के लिए, ठीक है। तो वैसे इसमें उड़द में भी होता है, वैसे ही किसमें होता है, उड़द में भी होता है। यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। अब आप लोगों से स्टूडेंट्स पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसका पुष्प क्रम कैसा होता है, पुष्प क्रम का मतलब होता है इन्फ्लोरोसेंस। अब ये इन्फ्लोरोसेंस क्या चीज होती है बताइए? बोले सर यदि पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए, ठीक है, इन्फ्लोरोसेंस के बारे में, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब भी कोई फूल निकलता है तो एक पहले क्या निकलता है उनका, एक पुष्प टाइप का निकलता है, देखा होगा आप लोगों ने? बोले यस बिल्कुल देखा हुआ है। देखा है नहीं देखा बताओ? इन्फ्लोरोसेंस देखा है? किसको कहते हैं इन्फ्लोरोसेंस? नहीं देखा? चलिए कोई बात नहीं, देखकर पहचान करके बताना। तो स्टूडेंट्स जब भी यदि आप लोगों ने, ठीक है, उड़द को देखा होगा, तो उड़द में कैसे फूल आते हैं जरा वो भी देख लीजिए। जी, तो स्टूडेंट्स ये उड़द है, ये क्या है आप लोगों की उड़द, ये उसके फूल आए हुए हैं, उड़द के फूल इस तरीके से, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने? चलिए और दूसरे तरीके से दिखाते हैं, एक बार और देखिए, ठीक है। चलिए ये उड़द के फूल हैं, और देख लीजिए अच्छे से, देख लिया आप लोगों ने? इस तरीके से उसमें क्या आते हैं, फूल आते हैं और उसमें फिर फल लग जाते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो क्या स्टूडेंट्स आपने उनको देखा है, तो आप उनका स्ट्रक्चर दी देखेंगे तो क्या उसमें इस तरीके से फल लग रहे हैं, जरा देखो, क्या ऐसे नजर आ रहे हैं, जरा देख के बताओ, क्या ऐसे कुछ हो रहा है उसमें जो फूल फल लगा हुआ है? बोले यस सर बिल्कुल वैसा ही लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यदि इस तरीके से यदि होता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, बताइए इसको क्या कहा जाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स यदि इस तरीके से यदि फूल यदि हमारा तैयार होता और फिर उसमें फल लगते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रेसिम। क्या कहते हैं? बोल सर रेसिम के नाम से जाना जाता है। तो क्या स्टूडेंट्स जो, ठीक है,
रेसिम होगा, क्या ये गेहूं में भी होगा? यदि आपने गेहूं देखा होगा तो गेहूं की बालियां भी आपने देखा होगा। क्या गेहूं में भी रेसिम ही होगा? सर क्योंकि गेहूं की बालियां भी ऐसी होती है ना, गेहूं में दी बाली आपने देखा होगा, गेहूं की बालियां भी इसी पैटर्न में होती है। तो बोले यस सर, वो भी क्या होगा हमारा, रेसिम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये तो हमने लिख लिए कि भैया ये रेसिम होगा। कैसा होने वाला है? ये होने वाला है रेसिम्स। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कह दूं फल का प्रकार, फल का प्रकार जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रूट टाइप, क्या कहा जाता है? फ्रूट टाइप के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका फ्रूट टाइप क्या होगा? फ्रूट टाइप मतलब फल का प्रकार। तो आपने देखा फल किस में बन रहा है, क्या फल वैसे डायरेक्ट बन रहा है या फल जो है किसी फली के अंदर बन रहा है? अभी आपने देखा तो उसमें फल लगे, फली के अंदर था या बाहर ऐसे खुला था? कैसे था जी? तो सर स्वाभाविक सी बात है, उसमें क्या हुआ था सर, इस तरीके से एक फली बनी हुई थी ग्रीन कलर की, एक फली फली थी। बोलिए सर बिल्कुल फली थी, ग्रीन कलर की क्या थी, उसमें फली थी। अब इसमें क्या निकालते हैं सर, इसमें भराए जाते हैं दाने, इस तरीके से दाने भरे हुए होते हैं। तो यदि स्टूडेंट्स इस तरीके से जैसे मूंगफली, सोयाबीन, चना, मटर, इनमें सब में क्या है, तो सर इसमें सब में क्या होता है सर, ऊपर फली होती है और अंदर क्या निकलते हैं सर, दाने निकलते हैं। तो इस तरीके के फलों को हम लोग कहते हैं पॉड। पॉड, पॉड मतलब होता फली। क्या कहा जाता है इनको सर? पॉड होता है। पॉड को यदि आप लिखना चाहो तो इसको लिखते हैं फली, लेकिन हालांकि आप लोगों को हिंदी में आंसर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इंग्लिश वाला ऑप्शन पॉड, जिससे आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं कि भैया पॉड होगा या नहीं होगा और पॉड का मतलब क्या होता है। तो ये कई बार जो है समझ में नहीं आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये बताइए स्टूडेंट्स, आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए टेस्ट वेट, टेस्ट वेट क्या होता है? हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है टेस्ट वेट का, और वो किसी भी फसल के लिए पूछ लिया जाता है। क्या है? टेस्ट वजन। किसे कहते हैं बच्चों टेस्ट वजन? बताइए। टेस्ट वजन किसे कहा जाता है? 1000 बीजों का वजन। ओके वेरी गुड। मतलब चाहे उड़द हो, मक्का हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, किसी भी फसल का यदि हमें क्या निकालना है, टेस्ट वजन निकालना है, मतलब उनके 1000 दाने जो भी रहेंगे, 1000 क्या लिखें, सीट वेट, ठीक है, 1000 सीड्स वेट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मतलब 1000 दानों का वजन, क्या ये होना चाहिए? बोलिए सर 1000 दानों का वजन होगा। किसी भी फसल के लिए आप ये देख सकते हो। तो यदि आप उड़द को काउंट करो, उड़द के यदि आप 1000 दाने घर में काउंट कर लो और 1000 दानों को यदि क्या करोगे, मापन करोगे, तो 1000 दानों का वजन कितना निकल कर आएगा बच्चों? बताइए। उड़द के 1000 दानों का यदि आप वजन करोगे तो कितना देखने के लिए आपको मिलेगा? क्या स्टूडेंट्स ये 20 से 25 ग्राम मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, या ये जो वजन है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, 30 से 32 ग्राम मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, इतना मिलेगा। या स्टूडेंट्स ये जो वजन है हमारा, ये 40 से 45 ग्राम हमें देखने के लिए मिल जाएगा। या स्टूडेंट्स ये जो वजन है हमारा, ये हमें 60 से 67 ग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। जी, क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से आंसर जरा बताओ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। ओके बी। भैया दाने कितने बड़े होते हैं, यदि आपने उड़द को देखा तो दाने इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े दाने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स आप इस आंसर को गलत करेंगे यदि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे तो, क्योंकि
60 से 67 काफी ज्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 40 से 45 ग्राम होता है स्टूडेंट्स 1000 दानों का वजन। याद रखिएगा, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब यदि मैं आप लोगों को पेपर में पूछ लूं कि भैया बताइए हम क्या लगा रहे हैं, बोल सर हम लगा रहे हैं मक्का। ठीक है, ये तो क्वेश्चन किसके लिए उड़द का हो गया। अब चलो मक्के से समझ लो। मक्का, यदि आपने मान चलो मक्का लगाया, गेहूं लगाया, तो मक्के से क्वेश्चन आ गया भैया मक्के का टेस्ट वजन कितना होगा। मक्के का टेस्ट वजन मतलब 1000 दानों का वजन। तो मक्के के 1000 दानों का कितना वजन होगा जरा बताओ। सर मक्का भारी होता है, मक्का भारी होता है, काफी मोटे दाने होते हैं मक्के के, इतने बड़े बड़े दाने होते हैं। तो कितना हो जाएगा, चलिए जरा इसी में देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या ये 220 से 225 हो जाएगा, क्या ये 230 से 232 हो जाएगा, क्या ये 240 से 245 हो जाएगा, या स्टूडेंट्स हमारा ये ठीक है 260 से 267 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के आधार पर। जी कितना होगा सर। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मक्के के दानों का जो वजन होता है वो लगभग होता है 200 ग्राम। 200 ग्राम, तो 200 ग्राम किसके साथ सटीक बैठ रहा है। तो सर 200 ग्राम जो सटीक बैठ रहा है वो 220 से 225 वाले के साथ बैठ रहा है सटीक, तो हम इसके साथ चले जाएंगे आंसर में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1000 दानों का वजन करके टेस्ट वेट को निकाला जाता है। कोई भी प्रश्न यदि आपके पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की, बन जाएगा। जी, आप लोगों के लिए टास्क भी रहेगा कि आपके आसपास में जो भी फसल है, जैसे आपके पास में गेहूं है, मक्का है, चना है, मटर है, अभी मटर का सीजन चलेगा, मटर खाएंगे आप, चने के सीजन में चने खाएंगे, सोयाबीन के सीजन में सोयाबीन आपको देखने के लिए मिलेगा। या आपके घर में जो भी अभी फसल हो, जैसे सबके किचन में क्या होता है चने रखे होते हैं, कुछ लोग तो जो है वो फ्रीज में मटर रख लेते हैं मटर पनीर के चक्कर में। फिर आपके घर में जो उड़द मिल जाएगी, मूंग मिल जाएगा आपके घर में, आपके घर में मूंगफली मिल जाएगा। तो जो भी आपके घर में हो उनके 1000 दानों को निकालो और वजन करके आप देख सकते हो, तो आपको एक अनुभव भी हो जाएगा। और नहीं तो फिर आपको तो हमने बता ही दिए कि कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स आपको सबको पता होगा कि कोई भी फसल यदि आप खाते हो, कौन सी वाली दाल वाली यदि आप फसल खाते हो, तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर प्रोटीन कितना जरूरी है। और ये भी आपको पता है कि भैया इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। तो कितना प्रोटीन होगा जरा बताइए। जी कितना परसेंट इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या इसमें जो है 4% प्रोटीन पाया जाएगा, क्या इसमें 14% प्रोटीन पाया जाएगा, क्या इसमें 24% प्रोटीन पाया जाएगा, क्या इसमें 34% प्रोटीन पाया जाएगा। प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है। और आप सबको पता है दालों में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। कोई भी दाल हो स्टूडेंट्स उसमें प्रोटीन जो है आप लोगों को 20 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है, 20 25 एवरेज। इतना इसमें क्या मिल जाएगा आप लोगों को, प्रोटीन देखने के लिए मिल जाएगा। जी इतना इसमें क्या मिल जाएगा आप लोगों को, प्रोटीन देखने के लिए मिल जाएगा। बोलिए यस बिल्कुल सही बात है। अब स्टूडेंट्स ये बताइए क्या ये C3 प्लांट है या C4 प्लांट है। उड़द जो है हमारी, क्या ये C3 पौधा है, मतलब ये क्या C3 प्लांट है, क्या ये स्टूडेंट्स C4 प्लांट है, कैसा है ये, C3 पौधा होगा या ये आपका C4 पौधा होगा। ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से छोटी होती है उन्हें C3 कहा जाता है। जी यदि
आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या याद रखना है आपको? तो बोले सर ऐसे पौधे जिनको क्या किया जाए, ठीक है, इंसानों के साइड में रख दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो इंसान की हाइट से यदि वो छोटा निकल गया तो क्या कहेंगे उसे? तो सर उसे कहेंगे हम लोग C3 पौधा। और यदि वो इंसानों की हाइट से बड़ा निकल गया तो उसको C4 कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी आम का पेड़ देखा होगा, छोटा सा बड़ा सा कोई भी देखा होगा आप लोगों ने, जो फलदार देता है, फल वाला, तो आम क्या होता है, इंसानों से बड़ा होता है। बोलिए यस सर। गुआवा, आप जाम खाते हो जिसे हम लोग अमरूद कहते हैं, इसकी हाइट भी बड़ी होती है। एप्पल का पौधा देख लो आप, एप्पल देख लो, सेब का पौधा सर बड़ा होता है। संतरे का देख लो आप लोग, ऑरेंज का, सर संतरे का पौधा भी क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए फिर मक्का का देख लो आप, यदि मक्का का पौधा में यदि क्या लगा है, मक्के लग चुके हैं, भुट्टे आ चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि इंसानों की हाइट से बड़ा होता है। चलो चना कहाँ आएगा? चना, यदि मैं आपको ऑप्शन दे दूं, चना, चना को कहां रखोगे? ग्राम को। पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया चना है C3 पौधा या C4 पौधा, तो क्या कहोगे आप? C3 है तो बोलिए सर चने की हाइट क्या होती है? छोटी होती है। चने की हाइट क्या होती है सर? छोटी होती है। तो हमारा जो ग्राम है, हमारा जो चना है, वो किस में आएगा सर? इसमें आ जाएगा चना। चलिए चना इसमें आ गया। फिर यदि मैं आपको कहूं कि भैया गेहूं किस में आएगी? गेहूं, गेहूं का बताओ। वीट जिसे हम लोग कहेंगे, गेहूं किस में आएगी? तो सर गेहूं भी इसमें आ जाएगी, गेहूं भी C3 में आ जाएगी। अब यदि मैं आपको पूछूं कि भैया बताओ, ठीक है, हमारा गन्ना किस में आएगा? गन्ना, सुगर कैन, गन्ना किधर जाएगा? गन्ने की हाइट छोटी होती है क्या इंसानों की हाइट से? जी, बड़ी होती है इंसानों की हाइट से। अरे वाह, तो गन्ना को कहां लिख दें? तो सर गन्ना जो है इधर ही आएगा, क्योंकि इंसानों की हाइट से क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो शुगर कैन को कहां रखेंगे सर? यहीं रखेंगे शुगर कैन। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। फिर यदि मैं आपसे बात करूं सरसों, सरसों कहां आएगा बच्चों? यदि आपसे सरसों पूछ लिया जाए तो सरसों कहां लिखेंगे आप? एनीवन? चलो, तो स्टूडेंट्स सरसों छोटी होती है क्या? मस्टर्ड जो है छोटी होती है कि बड़ी होती है सरसों? सोच के बताना, जवाब देना। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो मस्टर्ड है हमारी, मस्टर्ड C3 है या C4 प्लांट है, जी सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये C3 होगा या ये हमारा C4 प्लांट होगा, क्या होना चाहिए? C3 लग रहा है आपको? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। C4 है मस्टर्ड पक्का? एनीवन? C3? नहीं, इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो बेटा मस्टर्ड, सरसों के खेत में कभी खड़े होके देख लो। अरे सरसों के साथ में बाजू में खड़े होके देख लो, गेहूं के बराबर ही होता है बेटा। इसी में आएगा, C3 में आएगा बेटा। किस में आएगा? C3 में। C4 में क्यों आएगा? C4 का मतलब होता है कि तुम्हारी हाइट से ऊपर मिल जाए, मिलता है कि तुम्हारी हाइट से ऊपर? नहीं, जो C4 बोल रहे हैं, फिर मैं पूछना चाहूंगा कि जरा एक फोटो सेंड कर देना सरसों के साथ खड़े होके, कि सर देखो ये मेरी हाइट से ऊपर चला गया है। इंसानों की हाइट समझते हो? इंसानों की हाइट का मतलब होता है 5.5 फीट। नहीं, लड़कियों को काउंट मत कर लेना, कुछ लड़कियां जो है वो काफी हाइट में छोटी होती, सर ये तो मेरी हाइट से ऊपर चला गया,
लड़कियों की बात नहीं कर रहा है और ना तो कुछ लड़कों की बात कर रहे हैं, एवरेज ह्यूमन की बात हो रही है। बोल सर मैंने मेरे छोटे वाले भाई को खड़ा कर दिया तो वो छोटे वाले भाई से ज्यादा निकल गई हाइट। एक युवा आप कह सकते हो जिसकी हाइट 5.5 फीट है, ठीक है, और वो लगभग 20 साल से ऊपर का है, उसको खड़ा करो आप, सरसों छोटी रहेगी ना। पता चले कि सर वो तो हमारी हाइट से छोटा, अपनी हाइट से काउंट मत कर लेना धोखे से, पता चले सर ने मेरी हाइट कह दिए थे, मैं बाजू में जाके खड़ा हो गया, खड़ी हो गई, तो वो मेरे से छोटा निकल गया या बड़ा निकल गया, ऐसे मत करना भैया, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब यदि मैं आपसे आलू की बात करूं, आलू, आलू किस में आएगा? आलू की हाइट इंसानों की हाइट से बड़ी होती है क्या? तो बोल सर नहीं, छोटा होता है, हाइट में क्या होता है, ये छोटा होता है। तो इसे क्या कहेंगे? तो सर इसे हम लोग कहेंगे फिर C3, C3 कहेंगे। आलू है, ठीक है, हमारा क्या हो गया, मटर हो गया, इसके बाद में इसमें और क्या जाएगा, लहसुन प्याज अदरक, इसी में आएगा क्या? लहसुन प्याज अदरक क्या इसी में आना चाहिए, बताइए? हाँ, टमाटर, मिर्च, पालक, गोभी सब इसी में आएगा। हाँ, बैगन। चलिए वेरी गुड, मतलब क्लियर हो गया ना, दिक्कत तो नहीं जाएगी, अब समझ में आ जाएगा कि भैया C3 पौधा किसको कहते हैं, C4 पौधा किसको कहते हैं, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर चर्चा करते हैं अब। चलिए, पेपर में ये पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, उड़द यदि आप खाते हो तो इसमें कौन सा आप लोगों को जो है अम्ल देखने के लिए मिलता है, अम्ल, कौन सा अम्ल इसमें मौजूद है? ये आपसे पेपर में पूछा जा चुका है, कोई बताएगा कौन सा अम्ल मिलता है इसमें? जी, उड़द में कौन सा अम्ल मिलता है? तो क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने राइबोफ्लेविन का नाम सुना है? राइबोफ्लेविन सुना जरूर होगा। जी, राइबो फ्लेविन, बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। क्या आप लोगों ने स्कॉर्बिक अम्ल का नाम सुना है? स्कॉर्बिक अम्ल जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है हमारा स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ये दो अम्ल पाए जाते हैं, राइबोफ्लेविन और स्कॉर्बिक एसिड, ये दोनों इसी में पाए जाते हैं। चलिए, कौन सा विटामिन ज्यादा मिलता है बच्चों इसमें? कौन सा विटामिन इसमें आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, जरा बताइए? विटामिन ए और बी, नहीं ज्यादा मात्रा में, ए मिलता है कि बी मिलता है? सी तो मिलेगा नहीं क्योंकि खट्टा तो होता नहीं है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसमें पाया जाता है थायमीन, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? थायमीन। अब ये बता दो थायमीन जो है किस विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम है किसी विटामिन का? विटामिन ए का नाम है क्या? जी, यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप क्या आंसर देना चाहेंगे? जी बताइए भाई, थायमीन का जो नाम है, विटामिन ए का नाम है कि विटामिन बी का नाम है कि विटामिन सी का नाम है, डी का नाम है, किसका नाम है? बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स थायमीन जो है विटामिन बी का नाम है। कौन से विटामिन का नाम है बच्चों? विटामिन बी का नाम है। क्या ये बात सही है? विटामिन बी का नाम, बोले यस सर बिल्कुल सही है। चलिए, विटामिन ई का, चलो अब स्टूडेंट्स हमने उसमें लिखा हुआ है राइबोफ्लेविन, क्या राइबोफ्लेविन भी किसी विटामिन का ही नाम है? उसमें जो राइबोफ्लेविन लिखा हुआ है क्या वो किसी विटामिन से संबंध रखता है? बोले हाँ सर। तो ये विटामिन B1 का नाम है। थायमीन जो होता है, थायमीन विटामिन B1 का नाम होता है, याद रखना।
विटामिन बी के भी टाइप होते हैं, ठीक है। और जो राइबोफ्लेविन लिखा हुआ है सर, ये राइबोफ्लेविन भी विटामिन है, लेकिन कौन सा वाला? ये विटामिन बी 1 है। और राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन है? तो सर ये विटामिन बी 2 है, बी 2, याद रखना। विटामिन बी 2 का नाम है राइबोफ्लेविन। तो पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए उड़द में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उड़द में पाया जाता है विटामिन बी, भरपूर मात्रा में, और साथ में स्कॉर्बिक अम्ल नाम का एसिड। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आप लोगों को, बन जाएगा। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, ठीक है, जो हमारी उड़द होती है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उड़द के लिए कितने सेंटीमीटर बारिश की हमें आवश्यकता पड़ेगी और लगभग क्या टेम्परेचर होना चाहिए? कितने सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, बताओ। आप सभी लोगों को पता है कि भैया उड़द जो है वो कब लगाई जाती है? सर उड़द लगाई जाती है रबी की फसल में। रबी, रबी की फसल पता है कि नहीं पता है आपको? रबी क्रॉप बोले सर बिल्कुल पता हमें। कौन सी क्रॉप? रबी क्रॉप, मतलब रबी फसल। हाँ, ठंड के मौसम में, मतलब सितंबर अक्टूबर में। कब लगाई जाती है? तो सर सितंबर और अक्टूबर का जो समय होता है हमारा, सितंबर अक्टूबर वाला जो समय होता है सर, इस समय क्या की जाती है? रबी की बुआई की जाती है। तो क्या उड़द इसी समय लगाई जाती है? नहीं, उड़द इस समय नहीं लगाए जाते। सोच के दीजिएगा जवाब, जल्दबाजी में दिया गया जवाब जो है गलत हो जाता है। तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देना चाहेंगे? किस समय इस फसल को लगाया जाता है? इसका सोइंग टाइम पूछा जाता है, बुआई का समय पूछा जाता है। जून जुलाई आप कह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? जी, कब लगाना चाहिए आपके हिसाब से? तो आप कह रहे हैं कि भैया इसको खरीफ के समय में लगाना चाहिए हमें। तो स्टूडेंट्स देखो, लगाने को इसे आप कभी भी लगा सकते हैं, लगाने को आप इसे क्या कर सकते हैं? कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन जो उड़द लगाई जाती है हमारी, ठीक है, तो उड़द को कब लगाते हैं स्टूडेंट्स? तो उड़द को रबी के समय में कम और खरीफ के समय में ज्यादा लगाया जाता है। खरीफ फसल है बच्चों, याद रखना। कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। क्या ये बात सही है? देखो, बहुत ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में जी। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए द प्रॉपर टाइम ऑफ ब्लैक ग्राम सोइंग इन खरीफ सीजन, खरीफ के मौसम में, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो कब आता है खरीफ का मौसम? सर खरीफ का मौसम आता है जून जुलाई। कब आता है? जून और जुलाई में आता है। तो रबी का सीजन जितने भी बच्चे बोल रहे थे या जिनको लगा कि भैया ये रबी के सीजन में लगा सकते हैं, रबी के सीजन में, लेकिन रबी के सीजन में सभी किसान नहीं लगाते। कुछ ही किसान जिनके पास में पानी है तो सिर्फ वही लगाते हैं, बाकी सभी किसान इसको नहीं लगाते। मेन फसल कब की है? तो सर ये मेन फसल है हमारी जून जुलाई की। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में एक क्वेश्चन और आपका बनता है, ये बताइए बच्चों, इसके लिए हमें कितनी डिग्री टेम्परेचर चाहिए? टेम्परेचर। और आपको ये तो पता है भैया खरीफ की फसल जब होती है बारिश के समय में, तो बारिश के समय में ऑन एन एवरेज कितना टेम्परेचर होता है? यदि आप
बारिश के समय में यदि क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो ना तो आपको ठंडी लगती है और ना ही आपको गर्मी लगती है। गर्मी का मतलब है कि भैया कितना टेम्परेचर पहुंच गया, 30 से ऊपर पहुंच गया है, और ठंड का मतलब होता है कि भैया 20 से कम आ गया है। तो जो हम नॉर्मल जो रहते हैं मौसम में, वो कौन सा टेम्परेचर होता है सर? वो लगभग लगभग 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होता है। सही बात है क्या? नॉर्मल जो टेम्परेचर हमारा चलता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ना तो इसमें हम लोग स्वेटर पहनते हैं, और ना ही हम लोग जो है टी शर्ट वगैरह नॉर्मल पहनते हैं। मतलब मीडियम जो कपड़े होते हैं हमारे, वो पहनते हैं हम लोग। ना तो ज्यादा ठंड का समय होता है, ना तो ज्यादा गर्मी वाला समय होता है, मीडियम समय होता है। तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता सभी खरीफ की फसलों को लगभग पड़ती है। तो क्या आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जो हमने बताए हैं आज, क्या ये बन जाएगा? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? चलिए, यदि मैं आपसे पेपर में बात करूं कि भैया बताइए, ये रबी की फसल है या ये आप लोगों की खरीफ की फसल है, क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों की जायद की फसल है, या ये ऑल ऑफ दीज है? किस आंसर के साथ जाओगे आप? चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बस बेटा, ये उम्मीद आप लोगों से नहीं होती है। ठीक है, जो आंसर आप दे देते हो ना, वो मतलब ऐसे आप दे देते हो जैसे तोते जैसे वाले, तोता वाला आंसर नहीं चाहिए हमें। सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा। तोते जैसे रटोगे, सिलेक्शन है। रबी, ठीक है, खरीफ, जायद, और ये सभी। तो बच्चों ये बताओ, क्या ये रबी में नहीं लगाई जाती? मैंने आपको पहले ही कहा था कि भैया रबी में लगाई जाती है। क्या ये खरीफ में नहीं लगाई जाती? सर ये खरीफ में भी लगाई जाती। क्या ये जायद में नहीं लगाई जाती? सर ये जायद के मौसम में भी लगाई जाती, मतलब गर्मी में भी लगाई जाती। लोग बाग जो हैं, ठीक है, जायद की फसल की जो बुआई करते हैं फरवरी मार्च में नहीं लगाते हैं मूंग, क्योंकि उस समय रेट बहुत मिलते हैं मूंग के। तो गर्मी में लगा देते हैं किसान मूंग, पानी जिनके पास में होता है। तो ये सभी मौसम की फसल है, सभी मौसम की फसल है। अब देखो आंसर कैसे बदलेगा। ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। अभी यदि ऑल ऑफ दीज वाला मिलेगा तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब यदि मैं आपको यहां पर बोल दूं नन ऑफ दीज, कोई नहीं, अब कौन सा लगा के आओगे? जी, तो आंसर के हिसाब से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि भैया हम आंसर लगा रहे हैं, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोल सर अब कोई नहीं आया है, तो अब इन तीनों में से प्रबल कौन होगा? तो सर अब प्रबल आंसर बन जाएगा हमारा खरीफ, क्योंकि इसको स्पेशल खरीफ में लगाया जाता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? भैया ऑप्शन को देखना है, पहले सिचुएशन को समझना है कि ऑप्शन वैसा दिया ही नहीं गया है। तो जब जैसा ऑप्शन रहता है उस हिसाब से हमारे आंसर बदल जाते हैं। इसलिए इन्हें हम एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। ये आपके 11th 12th का नहीं कि हम रट लें, रटने वाला काम नहीं करना है जी। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि कुछ पूछना है? पूरा टॉपिक आपको क्लियर कर दिए हैं हमने, ब्लैक ग्राम का, उड़द का। और लगातार कई बार यहां से क्वेश्चन आए हैं, टेस्ट वेट वाला क्वेश्चन आता ही आता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल से पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके बाद में आप लोगों से C3 पौधा, छोटा पौधा, C4 पौधा, बड़ा पौधा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया बताइए निम्न में से कौन सा C3 पौधा है और निम्न में से कौन सा C4 पौधा है। यहां से भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप लोगों से पुष्पक्रम से आ जाता है क्वेश्चन, इन्फ्लोरोसेंस से, कि भैया इसका जो पुष्प निकलता है वो रेसिम है, रेसिम वाला जो पुष्प निकलता है वो इस तरीके से निकलता है, इसको रेसिम के नाम से जानते हैं हम लोग। ये रेसिम वाला पौधा होता है जिसमें ऐसे फूल आते हैं। ये फलीनुमा है, बोलिए यस फलीनुमा है, इसको पॉड कहते हैं। पॉड में क्या आ जाता है? तो सर पॉड में हमारा उड़द आएगा, चना आएगा। चलिए बेटा, ग्रेप्स की बेलाएं होती हैं। ग्रेप्स की क्या होती हैं? बेलाएं होती हैं। तो बेल वाली जो चीजें होती हैं हमारी, लताएं वाली जो चीजें होती है, वो किस में आएगा भैया? आप खुद समझदार हैं, उसको किसी में काउंट करोगे क्या? यहां पर हम पौधे की बात कर रहे हैं, तने की बात कर रहे हैं क्या? जी, किस में आना चाहिए? एनीवन सोच के जरा कोई बताना चाहता है? यदि आपने ग्रेप्स की बेलाएं देखा होगा तो क्या छोटी रहती हैं? ग्रेप्स की बेलाएं जो है छोटी हैं या बड़ी हैं? जो भी बेलाएं आप देखते हो, क्या वो छोटी होती हैं कभी भी? एनीवन बता दीजिए आप लोग। यदि आपने देखा होगा, बहुत बड़ा पेड़ होता है बेटा, बहुत बड़ा पेड़ होता है। इंसान, 3 4 इंसान लग जाएंगे तब जाके क्या हो पाएगा?
आप उस हाइट तक पहुंच पाओगे। इतना बड़ा पौधा होता है उसका। बड़े बड़े पौधे होते हैं। बीज खेत में खेती की जाती है ग्रेप्स की। ग्रेप्स की खेती बीज खेत में की जाती है। यदि आपने देखा होगा तो श्रब है ना, झाड़ी नुमा होता है। कैसे होता है? झाड़ी नुमा होता। दिखा देते हैं आपको, आप देखकर खुद जजमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप खुद जजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बताइएगा क्या होगा, किसमें काउंट करेंगे हम। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के ग्रेप्स के, ठीक है, जो बड़े बड़े फार्म में लगाए जाते हैं, जहां पर क्या होती है, अंगूरों की खेती होती। किस में आएगा बच्चों ये? आप खुद समझदार हैं, पहले डायग्राम देख लो, फोटो देख लो अंगूर की। C4 में आएगा। किस में आएगा बेटा? C4 में, क्योंकि इनकी हाइट क्या होती है, इंसानों की हाइट से भी ऊपर होती है। और फिर हम लोग फेंसिंग करते हैं, फिर इसमें फेंसिंग भी की जाती है ना, तार से फिर बेलाएं को चलाते हैं ऊपर ही ऊपर। किसी के भी गांव में खेत में लगा होगा तो आप देखना, पौधा की बेलाएं जब चढ़ाते हैं तो भैया घर के ऊपर तक पहुंच जाती है क्या? बेलाएं जो है घर के ऊपर तक पहुंच जाती है लोगों के। तो C4 में आएगा कि नहीं आएगा? पहली बात तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे इधर अभी, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी क्या चल रहा है, पौधे वाला चल रहा है। फ्रूट्स पर हम अभी गए नहीं है। ठीक है, वो भी श्रब वाले फ्रूट्स पर अभी हम गए नहीं है। तो कोशिश करें कि जब अपन जो टॉपिक पढ़े तो उस टॉपिक पर बेस्ड अपने को कुछ पूछना है, टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, नहीं तो फिर वो अपना, ठीक है, टॉपिक बदल जाता है। चलिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को उड़द में, ब्लैक ग्राम में बन जाएगा? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।